हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग क्लास 10th का साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। और हम लोग हैं अपनी सेकंड वीडियो पर। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, हम लोगों ने बैलेंसिंग सीखी थी, हम लोगों ने सारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट रिप्रेजेंटेशन सीखा था, मतलब अगर हमने कोई रिएक्शन लिखी है तो उसको पूरा कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग को स्टेट रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब कौन सा रिएक्टेंट या फिर कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन एक्वस है और कौन उसके बाद प्रेसिपिटेट बन चुका है। ये सारी चीजें सीखने के बाद अब हम लोग अपने सेकेंड वीडियो में ये सीखेंगे दैट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके हम किन किन टाइप्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन वुड बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वुड बी डीकॉम्पोजिशन, थर्ड विल बी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। लास्ट में हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी भी पढ़ रहे होंगे अगर इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन में फ़र्क समझते हैं। कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन बेसिकली एक दूसरे के उल्टे ही हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दें, दैट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जरूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दें, दो से ज्यादा लोग भी मिलकर के अगर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन इसका ठीक उल्टा होता है, मतलब एक सब्सटेंस अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में अगर ब्रेक हो जाए, किसी भी एनर्जी, अगर हम कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर कोई सब्सटेंस है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट रहा है, तो हमने उसको कोई बाहर से एनर्जी दी है, वो तभी ब्रेक हुआ है। अब वो एनर्जी देने के 3 तरीके हो सकते हैं, या तो आप हीट के थ्रू एनर्जी दीजिए, या तो आप लाइट के थ्रू एनर्जी दीजिए, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी दीजिए। इसी के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर देयर, जो हम आगे पढ़ेंगे। थर्मल डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डीकॉम्पोजिशन एंड देन फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। So starting with the very first type of reaction, that is combination reaction. सिंपल, मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में टोटल 5 रिएक्शंस दी हुई हैं, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दी गई हैं जो हमें पढ़नी है। एक और बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शंस हैं और आप ये सोच सकते हो कि भाई कॉम्बिनेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, पर बोर्ड में वो एनसीईआरटीज के बाहर नहीं जाते हैं। तो आप लोग अगर सिंपल जितने रिएक्शंस आपको एनसीईआरटीज में दे रखे हैं आप उतना याद कर लोगे, मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली 5 रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम कैसे बनता है। तो क्विक लाइम बेसिकली हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और कैल्शियम ऑक्साइड में इफ वी ऐड वाटर सो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस इवॉल्व होती है। अब इस रिएक्शन में मैंने बोला हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट बाहर निकल रही है। अगर हीट बाहर निकल रही है मतलब जो अंदर, मतलब मान लो कल मैंने एक चीज बताई थी, अगर ये कंटेनर है और ये हीट को बाहर निकाल रहा है तो लगातार इस कंटेनर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं इस कंटेनर को टच करूंगी तो मेरे को टेम्परेचर गर्म नजर आएगा पहले के कंपैरिजन में। इसी तरीके से यहाँ पर हीट मतलब इवॉल्व हुई है तो टेम्परेचर बढ़ गया है, पर अगर यहाँ पर जो हीट है वो अगर एब्जॉर्ब कर लेते अंदर वाले सब्सटेंसेस तो इस कंटेनर का टेम्परेचर कम हो जाता। सिंपल। इसी तरीके से हम 2 तरीके की रिएक्शंस पढ़ते हैं विद ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, मतलब हीट। ठीक है, अब देखो ये जो हीट है अगर एब्जॉर्ब होती है तो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर यही हीट इवॉल्व होती है तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये देखो, reactions in which heat is evolved are known as exothermic reactions and reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reaction. Simply, अच्छा एक और बात आप यहाँ पर सीख सकते हो कि जो भी decomposition reactions हैं they are all examples of endothermic reactions, क्योंकि वहाँ पर हम heat देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग examples याद कर सकते हो। respiration, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सब हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगी वो बेसिकली क्या होगी कि भाई 1 2 3 रिएक्टेंट्स थे और मिलकर के एक प्रोडक्ट देंगे और साथ में हीट निकालेंगे। ज़्यादातर
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दी एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ज़्यादातर डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पर हीट सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर रहा होता है फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूट रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इवेपोरेशन, रेस्पिरेशन आर दी एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन की रिएक्शन अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। ठीक है, वेजिटेबल मैटर को अगर हम मतलब जो भी किचन से निकला हुआ वेस्ट होता है उसको अगर हम सॉइल में डंप कर देते हैं और उस सॉइल को फ्लो कर देते हैं तो बेसिकली वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है कंपोस्ट बना के। ठीक है, और लास्ट में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस ओनली। तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपनी पहली रिएक्शन पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे कि क्विक लाइम का कन्वर्जन स्लेक्ड लाइम में कैसे होता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमने लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं यहाँ पर इस रिएक्शन में नेमिंग करना चाहूँ तो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड और इसका कॉमन नाम होता है क्विक लाइम। दिस इज वाटर गिविंग यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, आप लोग याद कर सकते हो। प्लस हीट कि अगर कोई भी ऑक्साइड है, ऑक्साइड में हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली अगर कोई भी मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है, उसके अंदर अगर आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो वो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो वो हाइड्राइड बना लेगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल केमिस्ट्री के रूल्स हैं जो आप याद कर सकते हो। इससे रिएक्शंस की प्रेडिक्शन करने में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, इसको हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। कैसे? देखो, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये असलियत में चूना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम अपने दीवारों पर पेंट करवाते हैं तो पुट्टी लगती है दीवारों पर। ठीक है, विच इज बेसिकली शाइनी वाइट कलर की पुट्टी होती है जो दीवारों पर लगाई जाती है। वो पुट्टी बनाने से पहले हमारे पास चूना होता है, व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, वो और कोई नहीं क्विक लाइम है। उसको एक कंटेनर में लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं और उससे पहले पुट्टी बनाया जाता है। उस पुट्टी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज स्लेक्ड लाइम। इसके बाद ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये जो पुट्टी है, उसको हम दीवारों पर लगाते हैं। ठीक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अप्लाइड ऑन वॉल्स जब अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सराउंडिंग है उसमें एक गैस अवेलेबल है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट विल रिएक्ट विद CO2 और ये बनाती है CaCO3। CaCO3 इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो शाइनी अपीयरेंस देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इन दो रिएक्शंस में आप क्या देख सकते हो कि भाई बहुत सिंपल सी बात है, दो रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। दो रिएक्शंस थे जिन्होंने मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। तो गिविंग यू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, the reactions in which two or more reactants combine to give a single product are known as combination reactions। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट वॉशिंग रिएक्शन हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बर्निंग ऑफ कोल। कोल यानी कि कोयला। कोयले में कार्बन के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कार्बन के दो एलोट्रॉप्स दैट इज क्या कहते हैं ये ग्रेफाइट और उसके बाद डायमंड। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज होती है कोल। आपने सुना होगा कोल से ही डायमंड बनता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है इनमें कार्बन के अलावा और कोई भी एटम, इसके अलावा और कोई डिफरेंट एटम प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर मुझे कोल की बर्निंग करवानी है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज की बर्निंग करवाते हैं मतलब हम उस चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो कोल इज नथिंग बट कार्बन ओनली रिएक्टिंग विद O2। अब कोई भी चीज है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो उसका ऑब्वियसली क्या बना देगी, ऑक्साइड बना देगी। तो इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो दिस इज नथिंग बट कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। वाटर। वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है दैट इज H2O। आपको सिर्फ और सिर्फ दो गैसेस नजर आ रही हैं दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हम सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाई एटॉमिक गैसेस हैं, मतलब डाई एटॉमिक स्टेट में, यानी कि एलिमेंट के दो एटम्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से होगा रिएक्शन
कि H2 and O2 will combine together and form H2O। वापस से दो रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज वाटर। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज नथिंग बट योर मीथेन। ठीक है, जब आप फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोनेट्स कंपाउंड वाला ही चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको बेसिकली हम नेचुरल गैस क्या होता है, मतलब मीथेन, इथेन, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस होता है उसका दूसरा नाम होता है मीथेन और ये फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4 क्यों है, उसके लिए आपको आगे की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप लोग इतना याद कर सकते हो कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, अब ये जो मीथेन है ये जब रिएक्ट करता है किसके साथ, बर्निंग करवा रहे हैं वापस से, यानी कि ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको कौन से दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कुछ भी नहीं करना है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का ही ऑक्साइड बना दो। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के दोनों का ऑक्साइड बना दो। तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्साइड क्या होगा, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड और कोई भी नहीं, वाटर होंगी। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से एक और चीज सीख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो नेचुरल गैस है ना, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन। आप आगे पढ़ोगे, हाइड्रोकार्बन वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर बर्निंग करते हो तो हमेशा कोई भी हो, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ठीक है, इवन इसके बाद आप एल्कीन, आप पढ़ोगे एल्कीन होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस होते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, सारे हाइड्रोकार्बन्स को अगर आप बर्न करते हो तो दो ही कंपाउंड्स बनते हैं, CO2 और H2। ठीक है, तो दिस इज मीथेन, या फिर जो आपका ऊपर लिखा हुआ है आप इसको नेचुरल गैस बोल सकते हैं, रिएक्टिंग विद योर ऑक्सीजन एंड गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड। आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, भाई मैंने फूड खाया बाहर से, मेरे को ग्लूकोज मिला। आप ग्लूकोज कैसे मिला वो हम आगे भी पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर में, कि भाई कोई भी फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि एक यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल मिले जिसको आगे हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में। कोई यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल और कोई भी नहीं होता है, ग्लूकोज होता है। हमारी बॉडी हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके सिंपल ग्लूकोज में लेकर के आती है, फिर उस ग्लूकोज का यूज़ होता है फॉर मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब क्या होता है, इस एनर्जी को पाने का क्या प्रोसेस होता है कि भाई ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी बनती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है, भाई ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर क्या क्या, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वेरी सिंपल। इसके साथ आप रेस्पिरेशन करते हो, तो रेस्पिरेशन में हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, यही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, और क्या होता है आप सबको पता है, हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने बहुत ही छोटे पे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता था कि पॉलीथीन को ऐसे मुंह पर रखिए, उसके बाद उसको ब्लो करिए उसमें एयर, तो आपको ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पॉलीथीन में। तो इसका मतलब जब हम रेस्पिरेशन के टाइम पर एक्सहेल कर रहे होते हैं तो हम वाटर भी बाहर निकाल रहे होते हैं, दैट इज H2O। अब ऐसा नहीं होता कि मुंह से पानी 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 बाहर आ रहा होता है, वो H2O स्टीम की फॉर्म में बाहर आता है। अब पानी स्टीम कब बनता है, जब वहां पर ऑब्वियसली हीट अवेलेबल हो। ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हैं, आप अगर अपने माउथ को कवर करोगे अपने हैंड से और एक्सहेल करोगे तो आपके हाथ में गरम गरम फील होगा, मतलब जब आप एक्सहेल करते हो तो हीट भी बाहर निकलती है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर ये है हमारा ग्लूकोज, ये है हमारा ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वाटर, और हीट बाहर आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आकर के हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को खत्म कर चुके हैं। फिर से बोल रही हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के और भी अनगिनत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी रिएक्शंस आपसे पूछे जाएंगे वो वही पूछे जाएंगे जो एनसीईआरटीज में गिवन है। तो एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन आपको छोड़ करके नहीं जाना है। ठीक है, इस सीरीज में हम सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस और सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन के बाद अब हमें पढ़ना है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक कॉम्बिनेशन का उल्टा है, मतलब वहां पर दो लोग आपस में कंबाइन कर रहे थे, यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के लिए वापस से बोल रही हूँ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी आप 3 फॉर्म्स में दे सकते हो, थर्मल फॉर्म मतलब हीट दे करके, लाइट दे करके दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। देखो यहाँ पर सिंपल वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि डिकम्पोजिशन होता क्या है। अब देखो हमें थर्मल डिकम्पोजिशन में ना सिर्फ और सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है FeSO4 का डिकम्पोजिशन, दैट इज फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। उसके बाद हमें पढ़ना है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, फिर हमें पढ़ना है लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा एक और बात, फेरस सल्फेट का ये फॉर्मूला क्यों बना, बहुत सिंपल है, ये देखो ये रहा फेरस, ये रहा सल्फेट, ठीक है। अब देखो जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी होती है 2, सल्फेट की भी 2, क्रॉस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, FeSO4 फॉर्मूला बनेगा सिंपल। CaCO3 ऐसा क्यों बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है, आप आगे पढ़ोगे कि कार्बोनेट असलियत में एक एनायन है जो कि CO3 2- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो 2- जितना चार्ज होता है उतनी ही वैलेंसी होती है एनायंस की, तो यहाँ पर इट वुड बी 2 और इट वुड बी ऑल्सो 2, क्रॉस करेंगे CaCO3 फॉर्मूला बन जाएगा। लेड नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो नाइट्रेट होती है उस पर NO3 ये -1 होता है हमेशा। लेड Pb इसकी वैलेंसी होती है 2, NO3 की 1, क्रॉस करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा PbNO3 होल का, ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको रिएक्शंस पढ़ाती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिएक्शन दैट इज, अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वो लोग सवाल क्या पूछते हैं, रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना आना चाहिए, रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस का कलर क्या है वो आपसे पूछेगा, और अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक ओडोर मतलब कि एक स्पेशल स्मेल मिलती है आपको किसी भी चीज की, वो आपसे वो क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना FeSO4 का रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ FeSO4 दैट इज FeSO4 दैट इज योर फेरस सल्फेट। उसको अगर मैं हीट देती हूँ, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट देना, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो वो किन चीजों में ब्रेक होता है, देखिए सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास बचता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, डिकम्पोजिशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, याद करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फेरस सल्फेट को जब भी हीट किया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो आप, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर ये जो फेरिक ऑक्साइड है, आपने रस्ट देखा है, ये रस्ट का ही फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है। ये जो रस्ट है किस कलर का होता है, रेड ब्राउन में कह सकते हो। जो फेरस सल्फेट का कलर होता है इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो इस रिएक्शन को ना आपकी एक्टिविटी में भी दिया हुआ है NCERT में कि भाई एक टेस्ट ट्यूब लो, एक टेस्ट ट्यूब में FeSO4 डालो, फिर उस FeSO4 जो टेस्ट ट्यूब है उसको हीट करेंगे, हम हीट करेंगे तो फिर आप कलर चेंज बताओ क्या क्या कलर चेंज मिला है, ठीक है। तो इसके बाद, और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड की खास बात क्या है कि दे बोथ गिव द स्मेल ऑफ रोटन एग, ठीक है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या है, फेरस सल्फेट एंड दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ये देखो यहाँ पर ना, देखो आयरन जो होता है ना वो 2 स्टेट में रह सकता है, Fe+3 Fe+2, ठीक है। यहाँ पर ये FeSO4 क्यों बना था, क्योंकि यहाँ पर Fe+2 की फॉर्म में था, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर बर्निंग हो रही है, मतलब हीट मिल रही है तो ऑक्सीजन भी मिल रहा होगा, और ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, मतलब Fe+2 से Fe+3 बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि ये +2 से +3 बना है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड की आपको स्मेल याद रखनी चाहिए, दैट इज रोटन एग, मतलब सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। सो दिस इज कैल्शियम carbonate, this is calcium oxide and this is carbon dioxide। रिएक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला क्यों बना लेड नाइट्रेट का ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को अगर आप लोग हीट करते हो तो वो लेड ऑक्साइड बना लेता है, मतलब PbO बना लेता है, साथ में NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में O2, ठीक है। PbNO3 जो होता है इट इज कलरलेस, लेड ऑक्साइड जो होता है इट इज येलो इन कलर, तो आपको एक कलर चेंज मिलता है इस रिएक्शन में देखने को, ठीक है। दिस इज नथिंग बट योर लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज nitrogen dioxide and this is oxygen, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना थर्मल डिकम्पोजिशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम एनर्जी हीट की फॉर्म में दें, दैट वुड बी नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एनर्जी देने वाले हैं। देखो यहाँ पर हमने एक फेयर डायग्राम भी बना रखा है, बट हम एक रफ डायग्राम को यूज करेंगे समझाने के लिए, ठीक है। देखो वेरी सिंपल, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक मग लेने वाले हैं प्लास्टिक का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर एक बैटरी लगाने वाले हैं, दिस इज योर बैटरी, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने भर दिया है वाटर, ठीक है। यहाँ पर अच्छा वाटर तो हम बाद में भरेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे हम दो, दीज आर आवर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अब जो बैटरी होगी, बैटरी के दो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। सिंपल, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन क्या होती है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोड्स मतलब ऐसे मेटल के रॉड्स जो चार्ज हैं, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। अगर उस मेटल की रॉड पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, देन इट इज नोन एज कैथोड, पॉजिटिव है तो इट इज नोन एज एनोड, ठीक है। ये कैसे आया, इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हमने कनेक्ट किया है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आया है, इसको हम बोल रहे हैं कैथोड। इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एनोड, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि ये वाले जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब लगाई है फिल्ड विद वाटर, ठीक है। वाटर इस इन दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब में फिल्ड है और इस पूरे कंटेनर में आपका वाटर फिल्ड है। दिस इज द होल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक और चीज, यहाँ पर हम जब भी ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वाटर के साथ साथ हम H2SO4 लगा देते हैं, मतलब H2SO4 डाल देते हैं, सॉरी। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसकी वजह से इस वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जल्दी जल्दी कंडक्ट करेगा। अगर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है दैट इज कि कौन सी गैस ज्यादा मिलेगी और कौन सी गैस कम मिलेगी, ठीक है। देखो रिएक्शन क्या है, H2O ने डिकम्पोज किया है और दिया है H2 और O2। इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है बट यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो हाइड्रोजन से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आया कि हाइड्रोजन डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। इसको एक और तरीके से भी जस्टिफाई किया जा सकता है, H2O है, हमेशा हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रेजेंट है रादर देन ऑक्सीजन, तो अगर डबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो डबल अमाउंट में मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। अब एक बात सुनिए, यहाँ पर क्या होता है
कि आपको ये याद रखना है कि कौन सी वाली गैस कौन से वाले इलेक्ट्रोड पर मिलने वाली है, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा कैथोड पर मिलेगी और ये जो ऑक्सीजन है वो हमेशा एनोड पर मिलेगी। वापस से रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर मिलेगी और ऑक्सीजन हमेशा एनोड पर मिलेगी। ये दो फैक्ट्स आपको याद करने हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में मिलेगी। कैसे मिलेगी वो पढ़ते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो वाटर है वो रिप्लेस हो जाता है बबल्स से। यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो बबल्स होते हैं वो गैस के बबल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि गैस निकल रही है, बबल्स के थ्रू पता चलता है कि अब गैस इवॉल्व होना शुरू हो गई है, ठीक है। ज्यादा बबल्स कौन सी गैस के मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में मिल रही है। अब आ जाओ हमारे फेयर वाले डायग्राम पर। ये देखो, यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक एक चीज समझाई है कि इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब लगाई है जिसमें हमने पानी भर रखा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। स्विच ऑन करते ही क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो कैथोड के पास आ जाएगी सारी की सारी हाइड्रोजन और एनोड के पास आ जाएगी सारी की सारी ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो बबल्स बन रहे हैं और ऑक्सीजन इस तरीके से है। अब एक और बात सुनना, मेरे को एक बात बताओ, जितना पानी डिस्प्लेस होगा मतलब उतनी ज़्यादा गैस बनी है। बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, पानी है, पानी H2O जो है वो पानी में ही तो है और H2 और O2 इज नथिंग बट ये दोनों चीज़ें पानी से मिल रही हैं। मतलब जितना वाटर रिप्लेस होगा मतलब उतनी ज़्यादा गैस मिल रही है। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने दिखाया है कि यहाँ पर आप देखो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी कम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डबल अमाउंट में मिल रहा है, तो ज़्यादा पानी रिप्लेस होना चाहिए और गैस के बबल्स ज़्यादा होने चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीजन कम बन रही है तो पानी कम यूज होना चाहिए। सिंपल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पूरा फ्लो चार्ट दिया है जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को याद कर सकते हो। पेपर में आप यहाँ से लिख सकते हो कि प्लास्टिक का मग लिया है, 2 होल्स बनाएंगे बॉटम में, ठीक है। उसके बाद 2 रबर के स्टॉपर लगाएंगे, रबर के स्टॉपर के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने मग में पानी भरा है और फिर टेस्ट ट्यूब लिया है जिसमें वाटर भरा हुआ है और उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगाया है। फिर स्विच को ऑन किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई है, हाइड्रोजन कैथोड पर आने लग जाएगा, ठीक है। जो सिंपल सी बात है कि जो टेस्ट ट्यूब कैथोड पर लगी हुई है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, जो टेस्ट ट्यूब एनोड पर लगी हुई है वहां पर ऑक्सीजन निकलेगा। जो टेस्ट ट्यूब क्या कहते हैं, जिस टेस्ट ट्यूब से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है उसमें पानी आपको ज्यादा मिलेगा क्योंकि बबल्स वहां पर कम बन रहे होंगे क्योंकि ऑक्सीजन कम बनती है और हाइड्रोजन ज्यादा बनती है। सिंपल लॉजिक, ठीक है। H2SO4 कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद ये सारी ऑब्जर्वेशन लिख दी है मैंने कि फॉर्मेशन मिलेगी आपको बबल्स की। उसके बाद बबल्स मतलब जो गैस इवॉल्व होती है वो बबल्स की फॉर्म में इवॉल्व होगी और बबल्स वाटर से मिल रहे हैं तो वाटर जितना ज्यादा डिस्प्लेस होगा मतलब गैस उतनी ज्यादा बनी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दी है आपकी रिएक्शन। और उसके बाद जो हाइड्रोजन की वॉल्यूम है वो ज्यादा होगी। एंड हाउ कैन वी टेस्ट विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स। अब मान लो आपको सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस होकर के आ चुका है, 2 टेस्ट ट्यूब दे दी हैं आपको कि भाई ये लो, ठीक है। और उसके बाद वो आपको ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कौन सा कैथोड है, मुझे नहीं पता कौन सा एनोड है। लिखा थोड़ी होगा कि भाई ये कैथोड है ये एनोड है, हम लिख रहे हैं बट वहाँ असलियत में नहीं लिखा होता। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में कौन सी वाली गैस है। देखो हमें 2 गैसेस मिल रही हैं, H2 और O2, ठीक है। H2 और O2 दोनों में फर्क ये है कि अगर मैं H2 के सामने एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आती हूँ, ठीक है, फ्लेम्ड मैच स्टिक लेकर के आती हूँ, तो जो H2 है ना वो पॉपिंग साउंड देती है, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो एक टेस्ट ट्यूब है उसमें से लगातार हाइड्रोजन निकल रही है। आप एक बर्निंग कैंडल या फिर मैं कह सकती हूँ बर्निंग मैच स्टिक लेकर के आए तो वो अचानक से जो फ्लेम है वो पॉप करेगी, ठीक है। अगर पॉपिंग साउंड आ रही है तो उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन है, पॉपिंग साउंड नहीं आ रही है तो दूसरी वाली गैस है दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर आकर के हम अपना इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब अब जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। अब वो लाइट आपकी मर्जी है, आप नेचुरल लाइट दो मतलब सन से दो या फिर नॉर्मल टॉर्च वाली लाइट दो, कोई सी भी लाइट दो, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर आपको सिंपल 2 ही रिएक्शंस पढ़नी है। पहली रिएक्शन कौन सी है कि AgCl वाली दैट इज सिल्वर क्लोराइड और दूसरी रिएक्शन आपको पढ़नी है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है।
तो देखो AgCl AgBr, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ठीक है। अब आप आज से याद कर लीजिए, जो सिल्वर होता है उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। Ag हमेशा +1 फॉर्म में रहता है, तो Ag की भी 1 है, Cl की भी 1 है, क्रॉस करेंगे AgCl, इसकी भी 1, इसकी भी 1, क्रॉस करेंगे AgBr, सिंपल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, AgCl है तो क्या होगा इसके पास, भाई सिंपल Ag होगा और गैस क्लोरीन होगी। क्लोरीन एक डायटोमिक गैस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे डायटोमिक है, तो हमेशा 2 एटम्स इनके एक साथ रहेंगे। AgBr है तो इसके पास क्या है, सिल्वर है, ब्रोमीन है, तो Ag और Br2, सिंपल, ठीक है। यही 2 रिएक्शंस हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, उसको अगर थोड़ी देर आप धूप में छोड़ोगे तो वो लाइट एनर्जी को लेगा और बेसिकली क्या बना लेगा, सिंपल सिल्वर बना लेगा। क्लोरीन गैस तो इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है, नेचर में चली जाएगी, जो आपको नहीं दिखेगी। लेकिन जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर का होता है, सिल्वर आपने देखा भी होगा कि ग्रे ही कलर का होता है, ठीक है। इसके बाद ये रहा AgBr, बहुत सिंपल रिएक्शंस है। बैलेंसिंग आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, बहुत सिंपल है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है बैलेंसिंग करना। ये देखो AgBr है, इसको डिकम्पोज किया है तो Ag + Br2 बना है, यहाँ पर Br2 है, यहाँ पर Br एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Ag से भी हो गया तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हो। यहाँ पर आकर के हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कर चुके हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए ऑब्वियसली क्या यूज कर रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये जो X है वो और कोई नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड है। फॉर्मूला क्या होता है, CaO, कॉमन नेम भी पूछ सकता है, दैट इज क्विक लाइम। बोल रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन 1 अबव विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ लिखनी है, वाटर के साथ लिखनी है, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहला इंटेक्स क्वेश्चन। दूसरा इंटेक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन वाटर इलेक्ट्रोलिसिस डबल द अमाउंट ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप रिएक्शन लिख करके दिखा सकते हो, H2O gives you H2 + O2, ठीक है। फिर आप अगले स्टेप में क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग कर सकते हो, दैट इज H2O H2 + O2, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो आप दिखा सकते हो दिस इज डबल द अमाउंट, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है कि 2 moles ऑफ वाटर विल गिव यू 2 moles ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 mole ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप आगे क्लास 11 में पढ़ोगे स्टोइचियोमेट्री, यानी कि इसको मोल से, वॉल्यूम से रिलेट करा जाता है, ये वाला जो नंबर होता है, आगे पढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी रिएक्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, सिंपल लात मारने वाली रिएक्शन, मतलब एक जना आएगा, खुद आकर के बैठेगा उसकी जगह पर, और एक जने को वो बाहर भेज देगा जिसकी जगह पर आकर के वो बैठेगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। चलो, तो व्हेन, यहाँ पर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, व्हेन वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, देन यही मैंने बोला कि अगर एक कंपाउंड में से एक स्पीशीज आए, दूसरी स्पीशीज को लात मारे और खुद आकर के उस जगह पर बैठ जाए, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो एक सिंपल एक्टिविटी है, ये आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक है, और ये पूछी भी जाती है, इसलिए मैंने एक डायग्राम डिपिक्शन दिया आपको बहुत अच्छा सा। देखो एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है कॉपर सल्फेट। आज से याद रखो, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर, डोंट कंफ्यूज इट विद फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन में, फेरस सल्फेट में एक चीज होती है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो फेरस सल्फेट है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोग याद रख सकते हो 7, मतलब असलियत में जो फेरस सल्फेट होता है ना वो FeSO4.7H2O की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और जब रिएक्शन होगी तो पहले ये वो वाटर लूज करता है और फिर आगे डिकम्पोज होता है, ठीक है। आप चाहो तो इस चीज को याद रख सकते हो। और इसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट है जो कि ब्लू कलर का है, फेरस सल्फेट वाज ग्रीन इन कलर, कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप लोग याद रख सकते हो 5, मतलब कॉपर सल्फेट नॉर्मली जो मिलेगा CuSO4.5H2O के फॉर्म में मिलता है, दिस इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, मतलब ये जो वाटर है वो इन चीजों के क्रिस्टल्स बना के रखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कॉपर सल्फेट है विच इज ब्लू इन कलर, और हम एक आयरन की नेल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोग आयरन का रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। आपको क्या देखने को मिलेगा, कलर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आयरन की नेल थी वो पहले किसी और कलर की होगी और बाद में किसी और कलर की हो जाएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले आयरन की फॉर्म में थी और फिर अब वो फेरस सल्फेट बन चुकी है। आयरन किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है, बट अब वो किस कलर का बन जाएगा? अब आयरन सल्फेट बन चुका है तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। यानी कि आपको कलर चेंज क्या देखने को मिलेगा? ब्लू टू ग्रीन कलर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। इस चीज को कहीं लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आता है ज्यादातर, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई ये हुआ क्यों, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। Zn को जब रिएक्ट कराओगे CuSO4 के साथ तो Cu बाहर निकलेगा और Zn और CuSO4 आपस में कंबाइन हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि Pb जो है वो Cl के साथ जाकर के बैठ जाएगा और Cu बाहर निकल जाएगा। Cu को क्यों लात मार दी गई, वो अब हम उसका रीजन देखेंगे। ये देखो उसका रीजन मैंने लिख भी रखा है, समझाऊंगी भी। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। कैसे डिसाइड होगा कि जिंक और लेड ज्यादा रिएक्टिव थे कॉपर से? वो डिसाइड होगा, ये वाली जो मैंने सीरीज लिख रखी है, इस सीरीज को आपको इसी ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब आप क्या कर सकते हो, एक आइडिया भी लो तो भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ऐसी सीरीज में ही याद करना है। अगर आपको एक बेसिक आइडिया कि पोटेशियम सोडियम भाई ऊपर आते हैं, कॉपर नीचे आता है और हाइड्रोजन उससे भी नीचे आता है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये देखो कि हाइड्रोजन, मुझे पता है कि हाइड्रोजन ये रहा, कॉपर ये रहा, पोटेशियम सोडियम ऊपर आते हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1, ठीक है। और ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इनको आप लीस्ट रिएक्टिव के नाम से याद कर सकते हो, तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा। अब इस टेबल का मतलब क्या है? देखो इस टेबल का मतलब ये है, जो लोग ऊपर हैं वो नीचे वाले लोग से ज्यादा रिएक्टिव हैं, मतलब दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस देम, ठीक है। मतलब सोडियम जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब आयरन को बाहर निकालेगा और खुद जाके आयरन की जगह पर बैठेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ बीइंग मोर रिएक्टिव। अगर कोई ज्यादा रिएक्टिव है तो वो लेस रिएक्टिव वाले को लात मार सकता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आए बहुत मुश्किल है, बट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। अगर वो डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन उठाएगा तो ये वाला क्वेश्चन उठाएगा। यहाँ पर आपको कलर चेंज क्या देखने को मिलेगा? ब्लू टू ग्रीन। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। कॉपर सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 है, फेरस सल्फेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक आयन आया, उसने एक को लात मारी, वो आकर के दूसरे की जगह बैठ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो लोग आपस में अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। किसी किसी को लात मारी है, ठीक है, अच्छी बात है, बट उसको जो जिसको लात मारी गई है उसको भी कोई जगह मिल गई है, ठीक है, सिंपल। तो टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस और बॉन्ड्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो हमने क्या रिएक्शन करवाई है कि सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और NaCl बन रहा है और बेरियम सल्फेट। ये देखो सोडियम है, सोडियम किसके साथ चला गया है? क्लोरीन के साथ। और ये जो बेरियम है वो किसके साथ चला गया है? सल्फेट के साथ। एक्सचेंज हुआ है जस्ट, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज देखो, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेट मतलब होता है अगर कोई रिएक्शन हुई है, सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में से कोई चीज अगर अलग हो गई है, सेग्रीगेट हो गई है सॉलिड की फॉर्म में, सेमी सॉलिड की फॉर्म में, तो मतलब सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में, जो आपको अलग से नीचे बैठा हुआ नजर आएगा, सेटल्ड नजर आएगा, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो BaSO4 है ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो प्रेसिपिटेट का अगर आपको डेफिनेशन पूछे, इनसॉल्युबल है भाई, इनसॉल्युबल है तभी तो अलग से नजर आ रहा है, मतलब घुल नहीं रहा है सॉल्यूशन में। इनसॉल्युबल का मतलब ये होता है सॉलिड दैट फॉर्म्स अ सेपरेट फॉर्म दैट एंड दैट सेपरेट्स, मतलब वो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जा रहा है, नीचे सेग्रीगेट हो जा रहा है। सेपरेट या फिर सेग्रीगेट कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। इसका स्टेट रिप्रेजेंटेशन कल हमने पढ़ा था, PPT ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, आप ये रिएक्शन भी याद कर सकते हो, दैट इज PbNO3 होल्ड वाइज प्लस Ki। यहाँ पर भी आपको एक्सचेंज ऑफर देखने को मिलेगा,
मतलब ये जो Pb है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयोडीन के साथ चला जाएगा और NO3K के साथ। अब एक और बात सुनो, अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रेट एक एनायन है जिसकी वैलेंसी होती है 1, क्योंकि हमेशा ये NO3-1 की फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखो Pb NO3, Pb की वैलेंसी 2 बताई थी, NO3 की वैलेंसी 1 बताई है, क्रॉस करेंगे इसलिए Pb NO3 होल ट्वाइस है। पर जब Pb ने किसके साथ रिएक्ट करा है, आयोडीन के साथ, तो Pb की वैलेंसी क्या होती है 2, लेकिन आयोडीन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, तो क्रॉस होगा तो ये क्या बन जाएगा PbI2। ये फॉर्मूले कैसे बने ये भी पता होना बहुत जरूरी, ताकि आपको रिएक्शन की प्रेडिक्शन करना आए, आप वहां पर भूल भी सकते हो। ठीक है, और ये जो देखो ये जो K है पोटेशियम, कल मैंने आपको बताया था सेम ग्रुप की वैलेंसी सेम होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम के नीचे पोटेशियम बैठा रहता है, तो पोटेशियम की वैलेंसी भी क्या होगी 1, पोटेशियम और उसके बाद आयोडीन। अभी मैंने बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत बार बता चुकी हूँ, इन सब की वैलेंसी क्या होती है 1, इसकी भी 1, Ki बनेगा। ठीक है, KNO3 क्यों बना है, अभी मैंने बताया पोटेशियम की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं 1, और पोटेशियम की भी 1। अभी तक हम कितनी वैलेंसीज पढ़ चुके हैं, देखो मैं आपको एक अच्छा सा ब्रीफ देती हूँ, आप लोग इतनी भी वैलेंसी याद रखोगे आपका काम बन जाएगा। सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इन सब की वैलेंसी क्या होती है 1, ऑक्सीजन की क्या होती है 2, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम इज K, इन सब की वैलेंसी क्या होती है 1। ठीक है, इसके बाद बेरियम की, Pb की, इनकी वैलेंसी क्या होती है 2, SO4 की वैलेंसी यानी कि सल्फेट बोलते हैं इसको, इसकी वैलेंसी होती है 2, NO3 नाइट्रेट बोलते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये सारे इतने भी आप लोग याद रखोगे, इनसे भी आपका काम बन जाएगा। एक हमने कैल्शियम भी पढ़ा है, कैल्शियम की क्या होती है 2, फेरस की 2 हो सकती हैं 2 और 3, वो डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इतनी वैलेंसी याद कर लो, मोर देन इनफ है, आपका इस चैप्टर का काम तो एटलीस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझो। देखो हम ना 3 तरीके से डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक होता है ऑक्सीजन को ले लो भाई, एक होता है हाइड्रोजन को, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स को। इन 3 चीजों को देख करके आप डिसाइड कर सकते हो कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है। देखो सिंपल, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं पर हुआ है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, कहीं पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो दैट इज ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, और अगर कहीं पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो दैट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा इसका ठीक ऑपोजिट, मतलब कहीं पर अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है तो दैट वुड बी नोन एज रिडक्शन, कहीं पर अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो दैट वुड बी नोन एज रिडक्शन, और अगर कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है तो दैट इज नोन एज रिडक्शन। ये सिंपल डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने कॉपर का बर्निंग दिखाया है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर भी एक डिपिक्शन दिया है। ठीक है, कॉपर को अगर बर्न करोगे, ऑक्सीजन दोगे तो वो CuO ऑब्वियसली ऑक्साइड बना लेगा उसका, कॉपर ऑक्साइड। कलर आपको याद रखना है, कॉपर होता है ब्राउन कलर का, बट जो कॉपर ऑक्साइड उसका ऑक्साइड बनेगा वो हो जाता है ब्लैक कलर का। ठीक है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को पास कर दिया जाए, ये देखो यहाँ पर मैं आपको समझा भी सकती हूँ, ये है कॉपर ऑक्साइड, इसमें मैंने हाइड्रोजन दे दिया है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर कि बहुत सिंपल सी बात है, ये जो कॉपर है ये वापस से अलग हो जाएगा एंड दिस वुड बिकम H2O। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, इस Cu के साथ पहले कौन रहता था ऑक्सीजन, बट अब ये Cu कैसे रह रहा है अकेला, मतलब यहाँ पर क्या हुआ भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैं कहूँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एक ही बात है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो क्या है, ये है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है H2 पहले अकेला रहता था, अब इसके पास ऑक्सीजन आ चुका है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस वुड बी नोन एज ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब ऐसे रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो, जिनमें रिडक्शन भी हो साथ साथ, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ZnO है और कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि जो Zn है और ये CO2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दिस इज नथिंग बट
योर रिडक्शन, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इसके पास पहले तो क्या कहते हैं ऑक्सीजन थी, बट अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं थी बट अब है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। हम यहाँ पर एडिशन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब हमारा पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक, दैट इज कोरोजन, रेंसिडिटी। ठीक है, बहुत ही छोटे से टॉपिक है, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी। वो हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है अब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कोरोजन, रेंसिडिटी और आपकी एनसीईआरटीज के सारे बैक एक्सरसाइज एंड इंटेक्स क्वेश्चंस जो भी बच रहे हैं उन सबको भी कंप्लीट करेंगे साथ में, और विद द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम लोग रेंसिडिटी, कोरोजन, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।